हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। एनी बुक पब्लिकेशन की ओर से कैसे हैं हम सभी लोग। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हुई है। तो आज के हमारे लाइव इंटरेक्शन का टॉपिक है रू। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऑथर का नाम क्यों नहीं लिया। भाई, अच्छी चीज़ें बाद में आती हैं। तो आज की हमारी गेस्ट का नाम मिस जागृति शुक्ला। तो चलिए हमारी गेस्ट को इनवाइट करते हैं। हेलो मैम। हाय ऋषा, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आप मैम, मेरी आवाज आपको प्रॉपर आ रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज़ मिल रही है। ओके। तो ओके। मैम हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सब आपके बारे में जानते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं और हमारे ई बुक के यहाँ से आपकी पहली किताब पब्लिश हुई है। तो जी। हम तो आपके बारे में जानते हैं, काफी लोग यहाँ जुड़े होंगे जो आपके बारे में यहाँ नहीं जानते होंगे, तो प्लीज मैम उन्हें आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा इंट्रोडक्शन खाली इतना ही है कि मैं जो करती हूँ जिंदगी में रूह से करती हूँ और रूह से ही सोचती हूँ। और नाम जागृति शुक्ला है। 11 साल से मीडिया से जुड़ी हुई हूँ। बस यही परिचय है। ओके, सो मैम, जैसे कि आपने कहा कि आप 11 साल से मीडिया से जुड़ी हुई हैं, कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आप हमारे व्यूअर्स से शेयर करना चाहती हैं? एक्सपीरियंस यही है कि लोगों को लगता है 11 साल से मीडिया में जुड़ी हुई कोई पर्सन है, लड़की हो या लड़का हो, तो लगता है कि बहुत उम्र दराज या बहुत सारा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तो बेसिकली कहे तो है ही। पर मैंने जर्नलिज्म की शुरुआत कर दी थी जब मैं 18 साल की थी। और कमाल की बात ये थी कि मेरा जर्नलिज्म जर्नलिज्म की डिग्री से पहले शुरू हो गया था। मैं परसू कर रही थी साइंस, और जर्नलिज्म की शुरुआत हो गई। तो आई ऑलवेज कॉल माई सेल्फ एन एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट। ओके, सो जर्नलिस्ट आपने कहा कि आप साइंस में पढ़ाई कर रही थी जी। और एक्सीडेंटली आप जर्नलिस्ट जी। आपने स्टार्ट कर दिया, तो ये कैसे? ये बहुत मैम, ही इसकी कोई स्टोरी इंटरेस्टिंग हमें। स्टोरी है। मैं मध्य प्रदेश के एक सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट दतिया को बिलोंग करती हूँ। और 12वीं तक मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ी हूँ। और उसके बाद मुझे था कि जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ बहुत ही कंजर्वेटिव जगह है, क्योंकि मैं चंबल बुंदेलखंड एरिया से बिलोंग करती हूँ। तो जर्नी थोड़ी सी टफ थी, क्योंकि मैं वहाँ से इंदौर के लिए मैंने स्विच किया। और मेरा बायोलॉजी था 12वीं तक। उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है, अगर कर पाई तो मेडिकल का प्रिपरेशन करूंगी, अदरवाइज कुछ साइंस में ही करते हैं। तो मैंने बायोटेक्नोलॉजी में अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट किया। और कॉलेज में होता है ना कि कई बार मीडिया पर्सन्स, एफएम से जुड़े हुए लोग या पब्लिकेशन से जुड़े लोग आते हैं, और इंटर कॉलेज कंपटीशन होता है, बच्चों को टास्क दिए जाते हैं। तो मेरे साथ भी वही हुआ 2011 में। और इस तरह का कॉलेज में कंपटीशन था जिसमें मुझे बहुत पसंद किया गया। और एक आर्टिकल लिखना था, ऐसे ही टास्क था, और मैंने वो आर्टिकल लिखा। अच्छा लगा। और मेरा जो कॉलेज जहाँ पर था इंदौर में, वो पूरा एक प्रेस क्लब का एरिया था, जहाँ पर कॉलेज बीच में था। आसपास अलग अलग मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस थे, तो मैं लोगों को रिपोर्टिंग करते हुए देखती थी, या बाहर चाय पीते हुए देखती थी एंकर्स को। तो मन करता था कि अंदर जाके देखूं कि पेपर कैसे छपते हैं, ये लोग स्टूडियो में कैसे काम करते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे ऋषा कि मैं एक दिन दैनिक भास्कर के ऑफिस में बहुत सारी भीड़ जा रही थी, और ओके। मैं भी उस भीड़ के साथ में अंदर चली गई। मैंने कहा कि क्योंकि उससे ओके। पहले मैंने 2-3 बार ट्राई किया था अंदर जाने का, तो जी जी गार्ड्स जी। रोक लेते थे किससे मिलना है क्या है, एंड आई वाज टू यंग, मैं क्या बोलूं। तो मैं लौट हम्म। आती थी मायूस होकर। उस दिन मुझे गार्ड ने जाने दिया अंदर जाके। जहां जहां वो भीड़ जा रही थी, मैं भी उनको फॉलो करते करते जा रही थी। तब जाके मुझे पता चला कि दैनिक भास्कर का एक लोकल चैनल होता है, बीटीवी। ओह। तो वो वहां पर उस दिन ऑडिशंस थे, और मैं भी वहां ओके। पर बैठ गई। बैठ तो गई, पर इतना डर मुझे लगे कि किसी ने मुझे पकड़ लिया तो मैं क्या करूंगी।
जी और वहां पे एक फॉर्म दिया मैंने, उनको बोलते हैं कि आप ऑडिशन के लिए आई हैं, मैंने कहा जी 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 ऑडिशन के जी लिए जी। आई हूँ। हाँ। तो ओके। उन्होंने कहा ठीक है आपका जैसी नंबर आएगा हम आपको स्टूडियो में भेज देंगे। मैं बस अंदर ही अंदर ऐसे था मेरा कि हनुमान चालीसा पढ़ रही थी कि कोई मुझे डांटे नहीं, कोई मुझे पकड़ ना ले, किसी तरह से छुटकारा पाऊं और यहाँ से निकलूं। तो पेपर छपते कैसे हैं ये देखना था, लेकिन वो ग्राउंड फ्लोर पर होता था और मैं फर्स्ट फ्लोर पर चली गई थी जहां पर ये चैनल था। मीडिया अ, सेक्टर पे। उसके बाद मैं स्टूडियो में गई, वहां पर एक एंकर थी, मुझे आज भी उनका नाम याद है, मैं उनसे कभी मिली नहीं, उस ऑडिशन के बाद एक दो बार मिली हूँ, लेकिन उनका नाम वीनस था। और वो वहां पर एंकर थी, मैंने उनको बोला डरते डरते मैम ये कैसे पढ़ेंगे, सामने टेलीप्रॉम्प्टर था। उन्होंने कहा कि जो लिखा है उसको आपको न्यूज के अंदाज में पढ़ना है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा एक बार प्लीज डेमो दिखा दीजिए। उन्होंने कहा कि ऑडिशन तो आपका है। मैंने कहा मैम प्लीज मुझे हेल्प मिल जाएगी, एंड उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, मुझे पढ़ के सुनाया। मैंने उनका फ्लो कैच किया और जो कुछ लिखा था मैंने पढ़ दिया। उसके बाद मुझे 10 दिन बाद एक कॉल आती है कि हमें आपकी आवाज अच्छी लगी, बस जो डिक्शन है उस पर काम करना होगा और थोड़े दिन हम आपको ट्रेन करेंगे। तो मुझे बुलाया गया, तब जाके उन्हें पता चला कि मैं तो ग्रेजुएट भी नहीं हूँ, मैं तो फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में। तो आपको मेरी आवाज आ रही है ऋषा? मैम आपकी वॉइस अभी ब्रेक हो गई एक्चुअली। ओके प्लीज। ओके हेलो। ओके ओके, अभी आपको आवाज मिल रही है? यस मैम, एक मिनट। प्लीज लेट मी नो व्हेन यू कैन हियर मी प्रॉपर्ली। यस मैम। ओके। यस नाउ आई कैन यस। हियर यू। तो मुझे वहां पर बुलाया गया, तब जाके ये खुलासा हुआ कि ये तो छोटी बच्ची अभी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रही है, इसका तो ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ, तो बिना ग्रेजुएशन के तो जॉब पर रख नहीं सकते। वहां पर उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करते हैं, तुम क्योंकि ग्रेजुएट नहीं हो इसलिए जब जब बुलेटिन करोगी हम तुमको तब तब पैसा देंगे। तो ये ओह। 2011 में मुझे 300 रुपीज पर बुलेटिन मिलता था, मतलब हर दिन मैं बुलेटिन जिस जिस दिन पढ़ती वो न्यूज देती थी उस दिन का पैसा मिलता था। जैसे अगर 30 दिन मिल गया तो 9,000 रुपए, और 20 दिन मिल गया तो 6,000 रुपए। छह इस तरह हजार से रुपए मेरा, इस तरह से ये शुरू हुआ। उसके बाद मुझे मजा आने लगा कि अरे ये तो मेरे लिए पार्ट टाइम जॉब जैसे हो गया, मुझे पॉकेट मनी भी मिलती है। जी। और उसके साथ मैंने थोड़ा अच्छा पीजी देख लिया अपने लिए, पहले 3 लोगों के साथ शेयर करती थी, उसके बाद 2 लोगों के साथ शेयर करने लगी कि अब तो मैं भी कमाती हूँ तो पापा पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। एंड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नलिज्म। उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे स्विच करना चाहिए बिकॉज मैं थोड़ा इंजॉय कर रही हूँ। तो बिना सोचे समझे मैंने विड्रॉ किया और मैंने मास कम्युनिकेशन में फिर एडमिशन लिया अगले सेशन से। ओके। और जब ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ तब तक मेरे पास 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस था और मैंने कभी ऐसे पीछे मुड़ के नहीं देखा। ज्यादातर जगहों पर जहां जहां मैंने आज तक ऑडिशंस किए हैं, इंटरव्यूज दिए हैं, मेरे सिलेक्शंस हुए हैं, ये ईश्वर की कृपा है। तो इसी तरह से शुरू हुई जर्नी, ईटीवी पहुंची ग्रेजुएशन के बाद, फिर जी मीडिया के साथ जुड़ी, उसके बाद जम्मू कश्मीर के एक चैनल में रही, फिर 3 साल से ज्यादा लोकसभा टीवी में रही। उसी दौरान मेरी ये बुक भी पब्लिश हुई थी वर्ल्ड बुक फेयर में 2020 में। ओके। यस मैम। और उसके बाद मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको ज्वाइन किया। सो दैट्स हाउ आई बिकेम एन एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट। ओके, सो मैम जैसा कि अभी आपने हमें अपनी स्टोरी बताई, वैसे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, और 2011 में 300 रुपीज इज यस। इनफ आई थिंक फॉर। हाँ। तो मैम जैसे कि अभी आपने हमें बताया कि आपने अपनी जर्नलिज्म 2011 में स्टार्ट की थी, हम जान सकते हैं 2012 कि में, राइट। हाँ 2011 में, यस। एग्जैक्टली यस। तो 2011 में आपने अपनी जर्नलिज्म स्टार्ट की थी, ऐसे ही मैम राइटिंग आपने कब और कैसे स्टार्ट की, इसकी भी कोई स्टोरी हो तो हमें प्लीज बताइए।
मैं जिस तरीके से मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मानी जाती हूँ अपनी फ्रेटर्निटी में कि जागृति का कुछ समझ नहीं सकते कि अगर मैं मान लीजिए जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ और मुझे उनकी कोई चीज पसंद ना आए तो मैं उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाऊंगी। अगर मुझे परिवार में मेरे माता और पिता के बीच में इशू है और मुझे वहां लगता है नहीं पापा सही है, मम्मी ठीक बात नहीं कर रही है, तो मैं मम्मी के अगेंस्ट खड़ी हो जाऊंगी। तो That's how journalism works. यस, पर आज के टाइम में अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा है। तो इस यही शायद कारण है कि मैं पिछले 1-1.5 साल से जर्नलिज्म से थोड़ा दूर हूँ। मैं इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म ही कर रही हूँ। Okay. तो राइटिंग का इस तरह से था कि मैं जैसे दूसरे मुद्दों पर जितनी वोकल रहती हूँ, मैं अपने कवि मन में उतनी ही छुपी रहती हूँ। मैं हमेशा इस बात से डरी रहती हूँ कि कहीं किसी को मेरे इमोशंस का पता ना लगे, तो फिर Okay. उनको मेरी वीकनेस पता चल जाएगी। मतलब दिस इज हाउ आई थिंक कि नहीं नहीं। तो कविताएं जो थी, आप यकीन मानेंगे कि जो रूह मेरी पहली किताब जो पब्लिश हुई उसमें 90% वो कविताएं हैं जो मैंने कभी स्कूल या कॉलेज में लिखी थी, और ये वो कलेक्शन है। उसके बाद की जो मेरी कविताएं हैं वो थोड़ी मिच्योर कविताएं होंगी शायद, तो मैं नहीं चाहती थी उन्हें मिक्स किया जाए। इसलिए जो रूह का पहला पार्ट आया वो मैंने यही सोच के कि वो जो मेरा टीन एज वाला टाइम था, तो उस वक्त जिस तरह से मैं महसूस करती थी, तो वो एक सेपरेट किताब आए। और इस तरह जो राइटिंग का काम है वो तो टीन एज से शुरू हो गया था। आई थिंक मैंने पहली पोइट्री 8th स्टैंडर्ड में लिखी थी, और वो मैंने अपनी मम्मी को गिफ्ट की थी। मदर्स डे की वो पोइम थी। और उसके बाद जैसे मेरे पापा का बर्थडे होता था या मेरे किसी दोस्त का बर्थडे होता था, तो मैं उन्हें कुछ 1-2 लाइन लिख के जैसे होता है ना कार्ड बना के बच्चे देते हैं, वैसे मैं पोइम लिख के दिया करती थी कि मुंह से कैसे बोलूंगी तो लिख के दे देते हैं अपनी। लिख के देते हैं। पर जो कुछ भी मैं लिखती थी वो हमेशा डायरी में या पेन पेपर में लिख के रख लेती थी, उसको शेयर नहीं करती थी। और इसी तरह कॉलेज में जो मैंने लिखा या कॉलेज के बाद भी मैंने लिखा, अ, मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो भी नहीं जानते थे कि मैं लिखती हूँ। ये तो जानते थे कि आर्टिकल्स लिखती है, न्यूज के मुद्दे लिखती है। ट्विटर से लोग मुझे ज्यादा जानते थे। ट्विटर पे आज से 3-4 साल पहले तक एक बहुत ही फैन, नेशनल इश्यूज को मैं बहुत ज्यादा लिखती थी, जम्मू कश्मीर के मुद्दों पे बहुत लिखती थी। पर आप जानती होंगी एक बहुत ही मशहूर पोएट है आलोक श्रीवास्तव जी। जी जी जी। तो ही इज लाइक माय फादर फिगर, मेरे मेंटोर भी मैं उन्हें बोलती हूँ। वो शख्स है पहले जिन्होंने ये पकड़ा कि जागृति कविताएं लिखती है। ओके। और हुआ कुछ यूं कि वो मुझसे मिलने आए और इस तरह से देख रहे थे मेरी चीजों को, क्योंकि मेरे पास किताबों का अच्छा खासा कलेक्शन है। मुझे याद है कि मैं नवोदय में पढ़ती थी तो वहां टीवी नहीं हुआ करते थे, वहां पे हमें यस। मोबाइल्स नहीं अलाउड थे, फोन हमारे पास नहीं होते थे। तो हमारे पास ले दे के एक ही जगह होती थी, वो होती थी लाइब्रेरी। तो मैं लाइब्रेरी में जाके या तो न्यूज़पेपर पढ़ती थी, या कह सकते हैं कि जर्नलिज्म में मैंने कैसे अच्छा कर लिया, तो शायद वो न्यूज़पेपर्स पढ़ने की जो आदत थी, क्योंकि ऑप्शन नहीं होता था। वो बुक्स में भी आ गए। जी, स्पोर्ट्स में मैं बहुत अच्छी थी नहीं, और तो मैं लाइब्रेरी में ही ज्यादा वक्त बिताया करती थी, या फिर मैं नॉवेल्स पढ़ती थी, जैसे हैरी पॉटर वगैरह जब बच्चों को अच्छे लगते थे। फिर एक बार मेरे हाथ में निदा फाजली जी की एक किताब आई, और मैंने वहां से पढ़ना शुरू किया। देन आई रियलाइज कि मुझे गजल, मुझे शायरी, मुझे कविताएं अच्छी लगती हैं। और आज भी मुझे ज्यादातर जो कलेक्शन याद है अपने मन में, वो मेरी टीनेज का पढ़ा हुआ कलेक्शन है, चाहे वो हरिवंश राय बच्चन जी हों, चाहे निदा जी हों, चाहे बशीर बद्र हों, इन सबको, या फिर इंग्लिश के पोइट्स हों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हों या जॉन कीट्स हों, वो सब मैंने जो स्कूल टाइम में पढ़े थे वही मेरी मेमोरी में आज तक है। वो पोइम्स मैं कभी नहीं भूलती हूँ। तो आलोक जी ने जब देखा कि मैं कविताएं लिखती हूँ, और उन्होंने कहा तुम्हारे पास तो अच्छा खासा कलेक्शन है, 50-60-70 कविताओं का। तो मैंने कहा हाँ, पर आप किसी से बताना मत,
मैंने कहा मुझे बहुत शर्म आएगी अगर आप किसी को बताएंगे कि हाँ। मतलब मैं ऐसे लिखती हूँ। बोली नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बस तुम मुझे दे दो तो मैं पढ़ूंगा। मैंने उनको दे दिया ओके। और वो मेरे लिए एक सरप्राइज के तौर पर आया कि उन्होंने कहा कि जागृति कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी किताब वर्ल्ड बुक फेयर में आने वाली है। ओह, इट्स अ सरप्राइजिंग बुक फॉर यू। यस, इट ओके। वाज अ सरप्राइजिंग बुक फॉर मी। ओके, सो हम कंटिन्यू। जी, उसके बाद जरूर मुझे मोटिवेशन मिली कि तब तक भी मुझे नहीं था, मुझे लगा था कि आलोक जी मुझे लाड़ प्यार करते हैं इसलिए शायद उन्हें मेरी कविताएं अच्छी लग रही हैं। लेकिन जब मेरी कविताएं फॉरवर्ड के लिए चित्रा मुदगल जी के पास पहुंची, वो इतना बड़ा नाम है और सारा विश्व उनको जानता है कि चित्रा जी हिंदी की लेखिकाओं में कितनी महान लेखिका है। जी जी। तो जब चित्रा मैम ने मुझसे बात की, और मुझे अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने मेरी किताब में लिखा और मुझसे बात की थी, वहां से मुझे ये कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मैं लिख सकती हूँ। अब ओके। मैं लिखूंगी और सिर्फ जो मैं महसूस करती हूँ वो नहीं लिखूंगी, जो मेरे सामने कोई और भी महसूस करता है, चाहे वो जानवर हो या कोई और शख्स हो, पुरुष हो, महिला हो, ट्रांसजेंडर हो, वो क्या महसूस करते हैं मैं उसको भी महसूस करके लिखूंगी। और वहां से मेरी राइटिंग जर्नी की शुरुआत होती है, रूह के आने के बाद से। और ओके। चित्रा जी ने मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ जो मेरे लिए लिखा जी था। जरूर मैम, वही मैं बोलने ही वाली थी आपसे। जी, जी। और वो मेरे लिए एक जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसकी कोई तारीफ कर देता है, वो जिस तरह महसूस करता है, बिल्कुल मैं वैसा ही महसूस उस दिन कर रही थी। एंड ओके। मेरी आंखों में आंसू थे जब उन्होंने मुझे लिखकर व्हाट्सएप पर भेजा। और मैंने उनसे कुछ अलग से नहीं लिखवाया, जो जनरल इंटरेक्शन में चित्रा मैम ने मुझे लिख के भेजा था, मैंने वही किताब में छपवाया। यस, तो मैम ने लिखा था जागृति, हाँ, सच कहूं तो जागृति की कविताएं पढ़ते हुए मुझे लगा किसी अबोध नन्ही बच्ची ने आगे बढ़कर मेरी उंगली पकड़ ली है और मुझे अपनी निश्चल मासूम निस्पृह उड़ानों के साथ उड़ने के लिए विवश कर दिया है। उड़ानें जो अपनी दिशाएं स्वयं अन्वेषित कर रही हैं और दृष्टियों की अनायास नई नई चौखटें खुल रही हैं। दूसरों से अलग करती हैं जागृति की कविताएं उसे, क्योंकि उसकी कविताओं के गंतव्य निर्धारित मंतव्य नहीं है। तो ये उन्होंने लिखा था, और जो उन्होंने लिखा था कि मेरी कविताओं के गंतव्य निर्धारित मंतव्य नहीं है, ये मैंने आपको अपना बेसिक नेचर भी बताया कि मैं कभी जी किसी जी मैम। लाइन, किसी तरह की सीमाएं या किसी तरह का जो है कि ये फिक्स है, ये ऐसे होता है, ये सच है, ये झूठ है, ये सही है, ये गलत है, ये मैं सुनकर नहीं कभी भी अपनी जिंदगी में इसको अप्लाई करती हूँ। मैं हमेशा मेरे लिए सही गलत इस तरह से नहीं होता है जिसकी व्याख्या कर दी गई है। मेरे लिए सही गलत जब तक कि मैं दोनों तरह की कहानियों को सुन नहीं लेती और समझ नहीं लेती हूँ, और उसके बाद जो मेरा इनर कॉन्शियसनेस मुझे जो कहता है मैं उसी के हिसाब से जाती हूँ। और हमारा देश तो डाइवर्सिटी का देश है, यहाँ पर तो कुछ भी तय करना कि सही क्या है, गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर सीमाएं बदलती हैं तो परंपराएं बदल जाती हैं। यहाँ जी पर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में जो काम करना या जिस तरह के रिश्ते बनाना या जिस तरह का खाना खाना या जिस तरह की परंपराएं या जो पुरानी रिचुअल्स हैं वो चल रहे हैं, जहां सेलिब्रेट किए जाते होंगे उत्सव की तरह, वही हो सकता है कि साउथ की किसी जगह या महाराष्ट्र में उसको पाप माना जाता हो कि नहीं, ऐसा करेंगे तो गलत है। उसी तरीके से जो चीज महाराष्ट्र में उत्सव की तरह होगी वो हो सकता है उत्तर प्रदेश में गलत मानी जाए। तो सही गलत कैसे निर्धारित हो? इसलिए जी। मैं हमेशा इस चीज से तय करती हूँ, एक तो मेरे अंदर जो है, दूसरा जो भारत का संविधान कहता है, फिर उस हिसाब से चलती हूँ, क्योंकि मुझे भी मालूम है जो कुछ मैं सोचूंगी उसको लोग क्यों फॉलो करेंगे अगर मैं उनकी बात फॉलो नहीं कर जी। सकती हूँ।
तो नहीं इसको कर मैं सकते इस जी। तरह से हमेशा तय करती हूँ। एक तो मैं, क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं इस दुनिया में हूँ, तो मुझे बोलने का, सोचने का अधिकार है, तो मैं उसके हिसाब से अपने निर्णय लूं। और दूसरा, भारत का संविधान क्या कहता है, क्योंकि वो हर व्यक्ति के लिए समान है। तो इस तरह से। तो मैम ने अपने रूह की, हमें बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी जान के, हमें आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लग रहा है मैम। तो जैसा कि अभी आपने हमें बताया कि इसके पीछे काफी कॉन्शियसनेस और काफी चीजें थी जिसको आप कभी आप अपनी स्टोरीज किसी को बताना नहीं चाहती थी एक वक्त तक, जी। और ये सारी चीजें सडनली बाहर आ गई। और तो मैम ऐसी कोई टिप्स जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहती हैं कि अपनी कॉन्शियसनेस हटाने का कोई एक तरीका जो आपने एक्सपीरियंस किया है, वो एक्सपीरियंस हमें बताइए। कॉन्शियसनेस, से जी मैं समझ। ओवरकम करने का तरीका, ओके, अपनी ओवरकम करने। कॉन्शियसनेस ओवरकम। अ, अ, हर फील्ड की मैं बात करूंगी, सिर्फ राइटिंग ही नहीं। हम जिंदगी दो तरह से जीते हैं। एक, वो जो हम काम करते हैं अपना प्रोफेशनली। एक होता है जिसमें हमें रुचि होती है। कहते हैं कि जिस चीज में आपको रुचि हो, अगर आप वो काम करते हैं तो उसे बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। लेकिन बचपन से हमारी ट्रेनिंग जो है वो इस तरह से होती है कि हमें ये देखना होता है कि नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे, जीवन यापन कैसे होगा, हमारी लाइफस्टाइल ठीक कैसे चलेगी। तो उसमें हम उलझे रहते हैं। और पाश एक कवि हुआ करते थे, अ, उन्होंने एक कविता लिखी थी जो मैंने अपनी सीबीएसई पाठ्यक्रम में, आई थिंक 10th या 11th की वो पोएम रही होगी। उसने मेरी जिंदगी में बहुत इम्पैक्ट डाला, और मैं लोगों को सजेस्ट करूंगी, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कि एक बार पाश की वो कविता जरूर पढ़ें। उससे आपको पता चल जाएगा कि जीवन में अगर कोई चीज है जो आपको के बीच में बाधक है, ऑब्स्टिकल है, उससे ओवरकम कैसे करना है। वो था कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, घर से निकलना काम पर, और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। मतलब कई बार हमें लगता है कि हम, हमारे अकाउंट में सैलरी आ रही है, सुबह से शाम हम काम कर रहे हैं, फिर भी हम लाइफ में हैप्पी, सेटिस्फेक्शन नहीं पाते हैं, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा सपना है, ये सच है, ये नहीं है। तो उसके लिए हम उसे कैसे फॉलो करें, अपने सपने को। जैसे मैं जॉब कर रही हूँ, लेकिन साथ में मैं लिखती रही, क्योंकि उसी से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता था। अब मैं ये कहूँ कि मैंने क्यों अपना वक्त बर्बाद किया कि मैं मेट्रो में जाती थी तो मोबाइल में लिखती थी, अगर मैं अपने आसपास कोई कैरेक्टर देखती थी, या मैं ऑफिस में कुछ ऐसा होता था जो मुझे अच्छा नहीं लगता था, उसको लेकर मैं क्यों लिखती थी, पोइट्री के फॉर्म में या किसी तरह के पैराग्राफ के जरिए या लेटर के जरिए। क्योंकि ये वो था जो अंदर ही अंदर, यही वो चीज है जो मेरी शायद ताकत है, जो जो मुझे नेचुरली मिला है, जिसको एक्सप्लोर हम नहीं करते। और हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ होता है। एक होता है एक जबरदस्ती राइटर बन जाना, मुझे लगता है कि आज के टाइम में वो बहुत हो रहा है। और अभी तक मैं नहीं मानती हूँ कि मैं एक ऑथर हूँ। ऑथर एक बहुत बड़ा शब्द है, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं हर विषय पर नहीं लिख सकती। अगर मुझे आप कहें कि ये अगला हम सोच रहे हैं, ये टॉपिक आपको देते हैं, ये किताब आप लिख दीजिए, नहीं, मैं जब तक कि उसको महसूस नहीं करूंगी तब तक मेरे साथ शायद वो नहीं लिखा जाएगा। तो मैं अपने आप को यही मानती हूँ कि जो लेखन है ना, वो अनुभव से नहीं, अनुभूति से आता है। जी तो मैम, यस मैम। यस, तो पाश की वो कविता सब लोग पढ़ें कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। किसी ना किसी तरीके से आपका, आप जो बचपन से कहीं ना कहीं सोच रहे होते हैं, या जिस चीज में आपको मजा आता है, या जो करके आपको लगता है ना कि हाँ कुछ अच्छा किया, जिस दिन मैं एक पोएम लिख लेती हूँ, या जिस दिन मैं कुछ एक खत के जरिए कुछ लिख लेती हूँ, वो उस दिन मेरी हैप्पीनेस बहुत डिफरेंट होती है। मेरी पूरी बॉडी, मेरा चेहरा अलग होता है, क्योंकि उस दिन मैंने वो किया है जो मैं सोचती हूँ अरे 10 दिन से। सोल से। यस, रूह से, मैंने कहा ना कि, और जी। शायद इसीलिए इस किताब का नाम भी रूह दिया, क्योंकि ये बुक का टाइटल समझ नहीं आ रहा था जनरली। जी।
बुक में हम जो कविताएं लिखते हैं, जनरली उसी में से कोई एक कविता का टॉपिक उठा वो के एक हम टाइटल। उसको टाइटल दे देते हैं। पर मेरी इस रूह पोइट्री कलेक्शन में दो कविताएं हैं, पहली कविता और आखिर की कविता, जो रूह पर है। और रूह के टाइटल के बाद मैंने वो दोनों कविताएं लिखी हैं। ओ, तो जी। मैम हम जैसे कि अभी आपने टाइटल का डिस्कशन किया, तो ये टाइटल जैसे कि ये आपकी एक सडन प्रिंटिंग बुक थी, सडनली ये प्रिंट हो गई, तो ये टाइटल को रखने का थॉट कैसे आया आपके? जैसे आपने मुझे सवाल किया कि जागृति आपने ये किताब कैसे लिखी या पोइट्री कैसे लिखी, तो जब मुझसे ये सवाल आया कि तुमने ये पोएम कैसे लिखी, तो मैंने कहा बस ऐसे रूह से, फ्रॉम माय सोल। तो इस तरह से ये टाइटल आया रूह। तब मुझे ये कहा गया कि क्या आप रूह पर कोई कविता लिख सकती हैं। मैंने कहा रूह पर तो मैं कितनी भी कविताएं लिख सकती हूँ। तो जी। जाके मैंने 3-4 कविताएं लिखी थी, उसमें से 2 को चूज किया गया और इस बुक का पार्ट बनाया गया। ओके, सो मैम आफ्टर दिस बुक पब्लिशिंग, इस बुक को पब्लिश होने के बाद जो आपको व्यूअर्स से और रीडर्स से जो फीडबैक्स आए हैं, उनमें से कोई एक ऐसा फीडबैक जो आपके हार्ट के बहुत ज्यादा करीब हो, तो प्लीज हमें उसके बारे में जी। कोई ऐसा जी। जनरली आपको जो लोग जानते हैं, आपके पास रहते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, वो आप कैसा भी काम कर दें उनको अच्छा लगता है। जैसे मेरी मम्मी को मैं कुछ भी लिख के दे दूं, वो कहेगी बहुत अच्छा है। मैं कुछ भी पहन लूं, कहेगी बहुत सुंदर दिख रही हो। तो लेकिन अच्छा तब लगता है वो लोग जो दूर बैठे हैं, जो कभी आपसे मिले नहीं, जिन्होंने आपसे कभी बात नहीं की, और जब वो आपका लिखा हुआ पढ़ते हैं और उसकी तारीफ करते हैं और उसको अपनी तरह जीते हैं। मुझे याद है कि कुछ मेरी बुक अमेज़न से कुछ लोगों ने खरीदी, और उसके बाद यहाँ तक कि वर्ल्ड बुक फेयर में जब वहां से भी, बुक स्टॉल से भी किताबें जा रही थी, तब कुछ लोग मुझे फेसबुक पर ढूंढ के टैग करते थे, और उसमें जिस तरह से वो लिखते थे कि ये कविता पढ़ी तो मुझे लगा कि ऐसे तो मैं सोचती हूँ, या जी। तब बहुत अच्छा लगता है कि जिस तरह से आपने महसूस करके उसे लिखा था, वैसे इस देश में, हमारे आसपास दुनिया में और भी लोग हैं जो उस तरह से सोचते हैं, तो वो सोच मुकम्मल हो जाती है। जी। जी, पर तो लक मैम जैसे थोड़ा सा कि मेरी अभी किताब आप के साथ खराब था। यहाँ तक कि 2020 में जरूर। जिन जिन लोगों ने किताबें अपनी पब्लिश हुई, जिनकी, हमारा जनवरी में बुक पब्लिश हुआ, और उसके बाद मार्च से कोविड हम झेल रहे हैं आज तक। कोविड आ गया। तो जी। यही कारण है कि उसके बीच में कोई बुक नहीं पब्लिश करवाई, क्योंकि लोग नेटफ्लिक्स और जगह जगह ज्यादा बिजी हो गए, किताबों से थोड़ा सा दूर हो रहे हैं। लेकिन हमें मिलकर कोशिश करनी है कि किताबों को लिखने और पढ़ने की आदत को किसी तरह बरकरार कर सके। तो मैम यहाँ पर हमारे व्यूअर्स आपके जर्नलिज्म से ज्यादा अटैच हैं। मैम ऐसी कोई ट्रिप, प्रो टिप और ऐसी कोई चीजें जो आप अपने जर्नलिज्म को ध्यान रखते हुए हमारे व्यूअर्स से कहना चाहती हैं? हाँ, मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप पत्रकारिता को एक नौकरी के रूप में देखना चाह रहे हैं, तो आज की तारीख में आपके लिए बहुत स्कोप है। मशरूम्स की तरह न्यूज चैनल्स और प्रिंट मीडिया पूरे देश में है, बिल्कुल बाहर है। तो आप बिल्कुल नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए हर ऑर्गेनाइजेशन खुला हुआ है। लेकिन अगर आप सच में पत्रकारिता करना चाहते हैं, वो पत्रकारिता जब हमारा देश आजाद हो रहा था, और उस वक्त जो पत्रकार निकल कर आए थे, या वो वक्त जब देश के लिए मर मिटने को पत्रकार भी उतने ही जज्बा उनमें होता था जितना कि सेना के लोगों में होता था। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मीडिया का काम जजमेंट देना नहीं है, सिर्फ फैक्ट्स को सामने रखना है। और ये जो पैटर्न बन गया है कि मीडिया या जर्नलिस्ट या मशहूर जर्नलिस्ट, हर
कोई आज के वक्त में वर्डिक्ट दे देता है। जो काम जजेस का है, जो काम पुलिस ऑफिसर्स का है, जो काम एडवोकेट्स का है, उनको अपनी जॉब करने दें। जैसे वो आपकी नौकरी नहीं कर रहे हैं, वैसे आप उनकी नौकरी मत कीजिए। तो अगर नौकरी से अलग आप सिर्फ पत्रकारिता करना चाहते हैं, तो मैं यही कहूंगी कि यहाँ से और यहाँ से जब इसका तालमेल होगा तो ही पत्रकारिता को अपनाइए। और आज के वक्त में इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये नहीं कि जो मन में आया वो लिख दिया। बस फैक्ट्स को यस रखें, लॉजिक्स के बेसिस थोड़ा पढ़ें, मतलब पढ़ना बहुत जरूरी है। कल मेरे पास एक वीडियो आया एक पत्रकार का, मैं बाद में आपसे शेयर भी करूंगी या मैं उसे पोस्ट करूंगी। जरूर जरूर। वो पत्रकार महोदय 5 मिनट के उस वीडियो में ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो कहना क्या चाहते हैं, लेकिन अपने नाम के आगे वो जुझारू पत्रकार लिखते हैं। तो इसको शौक मत बनाइए। जैसे राइटिंग करने के लिए आपको दिल से आवाज आती है तो ही लिखिए। अगर पत्रकारिता आपको दिल से करनी है तो पत्रकारिता कीजिए। और अगर पेशा आपको बनाना है और किसी तरह से आपको लगता है कि हमको आमदनी करनी है, सो गो फॉर इट, क्योंकि हम किसी को बांध के नहीं रख सकते हैं। हर इंडिविजुअल अपना डिसीजन ले सकता है। पर मुझे लगता है कि पत्रकारिता के लिए हमारा पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जिस भी मुद्दे पर हम बोल रहे हैं उस मुद्दे के बारे में जानकारी हमें है भी या नहीं, या हमने बस ऊपर ऊपर की बात पकड़ी और हम 1 घंटे तक उसी पर डिस्कशन कर रहे हैं, वही 4 सवाल उठा के। तो ये मेरी एक टिप है इसके लिए। पर मैं चाहती हूँ कि हम जर्नलिज्म पे ज्यादा बात नहीं करें। मैं चाहती हूँ आप हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट या किताब पर ही बात करें। जी, अब मैं उसी पे आने वाली थी। तो ये सारी किताब की तो बातें हो गई, ये सारी हेलो जी जी। मैम, मेरी आवाज प्रॉपर है? यस यस। ओके। तो मैम, ये सारी बातें तो आपकी बुक के बारे में हो गई। अब आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कोई ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में जो आप अभी परस्यू कर रही हैं और फ्यूचर में प्लान कर रही हैं? जी, रूह के आने के बाद मुझे अपने लिए तो कुछ लिखना ही था, लेकिन मुझे और भी लोगों से प्रोजेक्ट्स आने लगे कि जो चाहते थे कि मैं उनके लिए लिखूं। तो उसमें से एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मुझे 2020 में मार्च में ऑफर हुआ। और मैं एक बायोग्राफी लिख रही हूँ। एक मशहूर एक्टर हैं उन एंड कम पॉलिटिशियन, उनकी बायोग्राफी मैं लिख रही हूँ। तो जिसको लेके मैं रियली मतलब आई एम रियली एक्साइटेड। प्लस किसी के भी जीवन पर लिखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि आपको हर चीज को इंश्योर करना होता है कि जो हम लिख रहे हैं वो सच है या नहीं है। तो इसके लिए आपको दिन रात उस कैरेक्टर के नजदीक रहना पड़ता है जिस पर आप लिख रहे हैं, उस व्यक्ति के और उससे जुड़े हुए हर शख्स के, और उन लोगों के भी जो बचपन से लेके आज तक उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं शामिल रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट मैंने अकेले ही शुरू किया था, पर एक बड़ा प्रोजेक्ट होने की वजह से इसमें जिस तरह की चुनौतियां आ रही थी, मुझे लगा कि मुझे एक साथ की भी जरूरत है। तो मेरे एक मित्र हैं अस्तित्व, और आकाश उनका नाम है, तो उन्होंने भी मुझे ज्वाइन किया। तो अभी मैं और आकाश दोनों ही इस बायोग्राफी को लिख रहे हैं और बहुत जल्द इसी साल ये पब्लिश भी होगी। इसके साथ ही मैं कहानियों पर काम कर रही हूँ और पोइट्री कलेक्शन में दोबारा लेकर आऊंगी। और इस बार जब रूह आएगी या किसी दूसरे नाम से मेरा पोइट्री कलेक्शन आएगा, तो उसमें मैंने कोशिश की है कि जो मैं महसूस करती हूँ सिर्फ वही नहीं, मेरे आसपास या मेरे से दूर भी जिनकी जिनकी कहानी सुनकर या जिनके शख्सियत सुन के जो मैंने महसूस किया है, उनके बारे में भी पोइट्री के फॉर्म में लिखना, ये मैंने कोशिश की है, जिस पर भी जी जी। तो एक और पोइट्री कलेक्शन के साथ और साथ में बायोग्राफी का प्रोजेक्ट।
अभी यही दोनों है जो मैं काम कर रही हूँ। ओके। जी, और सो इसके साथ साथ एक नई चीज शुरू हुई है मेरी जिंदगी में कि थोड़ा जर्नलिज्म से हटके जब क्रिएटिविटी पर काम करना शुरू किया तो मुझे लगा कि ओके, ये भी मैं कर सकती थी, पता नहीं था, तो मैंने फिल्मों के लिए भी लिखना शुरू किया है। तो अभी वो सब भी है। अगर कोई अभी उसको मैं अभी बताऊंगी नहीं, आई कांट शेयर, क्योंकि जब तक कि यस समझ सामने रहे नहीं हैं हम लोग मैम। नहीं हो जाए। जी। जी, तो काफी सारे व्यूअर्स जो हमारे साथ अभी ज्वाइन है वो आपसे आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहे हैं और काफी सारे क्वेश्चंस हैं मैम आपके लिए। जी, तो हम लोग एक कुछ बार उसे भी क्वेश्चंस देख अगर लेते आप हैं। मुझे बता सके तो मैं जवाब दूंगी। जी जी, जरूर जरूर। जी। काफी लोग मैम आपको हाय बोल रहे हैं और काफी लोग आपसे हेलो एवरीवन। एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहे हैं। जी। एक्सपीरियंस आपकी अगर न्यू मैं बुक। अपनी बायोग्राफी की अगर बात करूं, जिस पर मैं काम कर रही हूँ 2 साल से, ये बहुत चैलेंजिंग कोविड की वजह से भी रहा, क्योंकि कोविड में ओके। ट्रेवल करना आसान नहीं था, आना जाना आसान नहीं था। और इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा था वो ये था कि ऑनलाइन जब इंटरेक्शन हम किसी से करते हैं, अगर पहले से कोई व्यक्ति हमें नहीं जानता हो तो वो खुलकर बात नहीं कर पाता है, उतना सहज नहीं हो पाता है। बिल्कुल उस तरह से जैसे आजकल स्टूडेंट्स अपनी ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई में उतना इंटरेस्टेड नहीं रह रहे हैं, उसी तरीके से वो बड़ा चैलेंज था कि जिससे भी बात करते थे, पहले 2-3 इंटरेक्शन ऐसे ही निकल जाते थे। मुश्किल से 1 घंटे के इंटरेक्शन में 8 से 10 लाइन का कंटेंट मिल पाता था। तो वो बहुत मुश्किल था। दूसरा, मैं नहीं जानती कि उस वक्त लक कैसा हुआ कि जिनके लिए मैं लिख रही थी, अब ये बात बाहर लीक हुई कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। और क्योंकि जब आप पब्लिक फिगर के लिए लिखते हैं तो उनके कुछ हेटर्स भी होते हैं, और जितना जितना बड़ी फॉलोइंग होती है, आलोचक भी उतने ही होते हैं। तो जी आलोचकों ने जी मुझे मैम जी। बहुत अलग तरह से टारगेट करना शुरू किया। पर मैं भी जागृति हूँ, रूह से सोचती हूँ और जागृत रहती हूँ। और अगर कोई चीज हाथ में ले ली है तो उसको करना है। तो मैंने ये प्रोजेक्ट हाथ में लिया है और करना है। बहुत ही खूबसूरती से इसको लिखा जा रहा है, क्योंकि वो शख्स जो है उनकी जिंदगी इतनी इंटरेस्टिंग है, जहां पर जिंदगी में हर पॉइंट पर टर्निंग पॉइंट है। तो बहुत मजा आता है जब आप किसी इस तरह के व्यक्ति के बारे में जानते हैं। जी। तो और इस एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत अलग इंसान बनाया है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमारी जिंदगी के जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो संघर्ष हैं, वो बहुत बड़े संघर्ष हैं, अनटिल आप किसी ऐसे व्यक्ति से ना मिल लें जहां पर आपको ये लगने लगे कि नहीं, मेरा जो प्रॉब्लम है वो बहुत छोटा है, और इनका इतना बड़ा प्रॉब्लम होकर भी इतना सक्सेस, इतना अचीवमेंट, इतनी निंदा झेलकर भी आगे बढ़ना और लगातार आगे बढ़ते रहना बहुत बड़ी बात है। दूसरा, फैमिली वैल्यूज, क्योंकि मैं बचपन से अलग रही हूँ। मैंने नवोदय में स्टडी किया और तब से लेके आज तक लगभग 16-17 साल हो गए हैं मैं घर से अलग ही हूँ। और मैं 28 साल की हूँ। तो बचपन ओके। तो बहुत मेरा वक्त जो है वो फैमिली से अलग ही निकला है। तो अटैचमेंट परिवार से बहुत रहा, लेकिन वो प्रेजेंस उतनी महसूस नहीं की, क्योंकि मैं साथ नहीं रही। तो और लेकिन जितने भी लोग बाहर रह के मुझे मिले, वो सारे वो लोग मिले जिन जो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहे, और उस की वजह से भी मैं अपने परिवार के साथ ना रहते हुए भी अपने फैमिली रूट्स, जहां से मैं बिलोंग करती हूँ, वो कभी नहीं भूलती हूँ। क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि नहीं, इतना आगे बढ़ के भी पेरेंट्स के लिए जिस तरह से, या घर के लिए जिस तरह से सोचते हैं, करते हैं। तो बहुत इंस्पायर करता है। जी। तो मैम जैसे कि अभी आपने हमें अपनी फैमिली के बारे में बताया और आपने बताया कि आप नमोदों से बिलोंग करती हैं, तो हमारे एक व्यूअर का क्वेश्चन है
हियर इज द क्वेश्चन। अपने फैमिली बैकग्राउंड और होम सिटी के बारे में बताइए मैम प्लीज। ओके। तो मेरा जो मैं पैदा हुई दतिया के पास। दतिया भी बहुत छोटा शहर है और उसके पास एक टाउन है इंदरगढ़, मैं वहां पैदा हुई। लेकिन बचपन से लेकर स्कूल तक मैं दतिया में ही रही हूँ। दतिया मध्य प्रदेश का एक छोटा, सबसे छोटा जिला है और बहुत फेमस इसलिए है क्योंकि वहां पर माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा रहती है और हम सब उनके बच्चे हैं। तो मतलब हमारे लिए माँ पीताम्बरा से बड़ा कोई नहीं। और फैमिली की अगर बात करूं तो मेरी जो फैमिली है, जो मेरे फादर हैं, जो मेरे दादाजी के रूट्स रहे हैं, वो चंबल में भिंड है और भिंड में एक जगह है लाहार, वहां से जुड़े हुए हैं। जी जी। तो कहते हैं कि चंबल के जो लोग होते हैं वो बागी होते हैं। बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है कि लोग डाकू होते थे। चंबल में कभी डाकू नहीं होते थे, चंबल में बागी जी होते काफी थे। स्टोरी सुना है हमने। चंबल में बागी होते थे और बागी वो लोग होते हैं जो रिबेलियन होते हैं, जो रिबेल करते हैं। मतलब वो लोग जो कुछ करना चाह रहे थे और समाज ने उसके लिए अलाउ नहीं किया, या समाज ने किसी तरीके से उनको परेशान किया और उनकी इंडिविजुअलिटी छीनने की कोशिश की, तब इंसान बागी बन जाता है। तो चाहे वो फूलन देवी हो चाहे वो पान सिंह तोमर हो, तो इस तरह से वो बागी थे। वो कोई भी डाकू नहीं थे जिनके साथ लोगों ने गलत किया और उसके बाद उसके अगेंस्ट जाके जो इंसान खड़ा होता है। मैं कहती हूँ भगत सिंह भी बागी थे। तो जी तो जो चंबल की मिट्टी है, जो चंबल का पानी है, वो बागी को जन्म देती है, डाकू को जन्म नहीं देती है। यस मैम। और मेरे पापा जो है वो टीचर हैं और बचपन से ही हम लोगों का रहा है, क्योंकि घर में जब पिता टीचर हो तो स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, घर में भी स्कूल ही होता है। जी तो जिस तरीके से सुबह 5 बजे उठाकर, लाइट भी नहीं है तो लैंप जला देना, या वो जो लालटेन होती थी उसको जला देना। हम ऊँघते हुए, यौन करते हुए पढ़ते थे, थप्पड़ भी खाते थे और मम्मी उसी वक्त से हमें खिलाना चालू कर देती थी। 5 बजे से कुछ खा लो, भूख लग रही होगी, अभी तो पापा के थप्पड़ खाने हैं। पर शहर में कोई अच्छा स्कूल नहीं था। दीदी भैया तो जैसे तैसे उनको जैसे स्कूल थे वैसे पढ़ गए, लेकिन पापा का बहुत मन था कि मुझे कम से कम तीसरे बच्चे को थोड़ी अच्छी एजुकेशन मिल जाए। तो अच्छी एजुकेशन के नाम पे एक ले देकर नवोदय हुआ करता था तो मैंने वहां का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया और नवोदय पहुंची, 12वीं तक नवोदय रही। उसके बाद डर लगता था क्योंकि हमारे घर में लड़कियों की शादियां बहुत जल्दी हो जाया करती थी। मेरी खुद की बहन की शादी 19 साल की भी नहीं थी तब हो गई थी। हमारी बुआओं की शादियां 15, 16, 17 साल में हो गई थी। मेरी खुद की मम्मी की शादी 15 साल में हो गई थी। तो मुझे था कि, जबकि मेरे पापा शायद मेरे लिए वो सोचते भी नहीं थे, पर मुझे बहुत डर था कि कहीं मेरे साथ भी यही ना हो जाए। तो मैंने डिसाइड कल्चर किया मैम, कि, कल्चर से सब डरते हैं। हाँ, तो मैंने डिसाइड किया मैं आसपास ही नहीं रहूंगी, मैं बहुत दूर चली जाऊंगी कहीं मेरी शादी ना ओके। हो जाए। और इस तरह से उस उम्र में 17 साल की मैं थी और मैंने इंडिपेंडेंटली ये डिसाइड किया कि मैं बाहर रहूंगी, खुद कमाऊंगी और खुद पढ़ूंगी। तो मैंने इंदौर जंप किया और वहां पे मैंने पार्ट टाइम जॉब्स किए। शुरुआत में कॉल सेंटर किया है और साथ में पढ़ाई शुरू की। और उसके बाद से मैंने बताया कि किस तरह मैं एक्सीडेंटली जर्नलिज्म में आई, तो उससे फिर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और तब से लेके अब तक ये सिलसिला चल रहा है। और इस सब में ईश्वर ने भी मेरा बहुत साथ दिया कि मुझे परेशानियां हुई, लेकिन कभी ऐसे नहीं हुआ कि मुझे कभी भी ऐसे लगा हो कि मैं वापस लौट जाऊं या मैं वापस घर चली जाऊं। मुझे कभी ऐसे नहीं लगा, क्योंकि मेरे लिए हमेशा जब एक रास्ता बंद होता है दूसरा रास्ता खुल ही जाता है। ऐसा सबके साथ होना चाहिए मैम, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। और आपकी बातों से हमें बस यही एक इंस्पिरेशन मिलती है कि नेवर स्टॉप, कभी रुकना नहीं चाहिए, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए क्योंकि स्टेप्स हम लोग के सामने आते ही रहते हैं। जी। और जी इसी से तो रिलेटेड अभी सर्दियों में मैंने एक पोइम भी लिखी थी।
जी जी मैम, जरूर। वो पोएम, क्योंकि हम सर्दियों में देखते हैं तो बहुत जल्दी शाम हो जाती है, और मेरी लाइफ में जिस तरह का फेज चल रहा था, जिस तरह का आसपास माहौल था, तो उससे भी ऐसे ही था कि कहीं जल्दी शाम ना हो जाए, अ, कहीं ऐसा ना हो कि अंधेरा मेरे पे हावी ना हो जाए और जिंदगी का उजाला कम ना हो जाए, या मैं डिप्रेस ना हो जाऊं, या मैं डिस्टर्ब ना हो जाऊं। अ, तब मैंने ये महसूस करते हुए लिखा था कि सर्द मौसम में शाम जल्द ही धुंधलाने लगती है, लगता है मानो अंधेरे ने रोशनी के खिलाफ कोई साजिश रची हो, पर मैं भी निकल पड़ी हूँ हर धुंध से लड़ने को, अंधेरे में भी अड़ने को, साजिश कोई भी हो उससे जंग करने को, सच की रोशनी की तलाश में, ताकि प्यार रोशन रहे मौसम चाहे कोई भी हो। बहुत खूब मैम। थैंक यू, थैंक यू। मैम कोई हमें और आपसे बात करके क्वेश्चन? काफी अच्छा लगा। आप थैंक यू, हमारे सेम। व्यूअर्स से और कुछ शेयर करना चाहेंगे तो अगर प्लीज व्यूअर्स कुछ हमें पूछते बताइए। हैं तो मैं जरूर जवाब देना चाहूंगी, अगर कोई क्वेश्चन आपको मैम दिखता है। काफी सारे लोग मैम आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपीरियंस के बारे में भी सेम क्वेश्चंस हैं, रिपीटिंग क्वेश्चंस हैं, और काफी सारे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए भी। और सेम मैं भी कहना चाहूंगी मैम कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। होप यू विल रॉक। ओके हाँ, मैम। और मैं आपको भी विश करना चाहूंगी, आपको, वीनस जी को और पराग जी को, कि जिस तरीके से ये 2 साल से ज्यादा लंबा वक्त जो हम जिस तरह से देख रहे हैं, मैं जानती हूँ कि आज के दौर में बुक पब्लिकेशन का फैसला आसान नहीं है। जहाँ पर जी जी। जमाना डिजिटल हो चुका है, वहां पर किताबों को लेकर आना, ये वही लोग कर सकते हैं जो खुद भी राइटर हों। और मैं जानती हूँ कि जो पराग जी हैं, वो कितना वो भी खूबसूरत लिखते लिखते हैं। हैं, बहुत जी। खूबसूरत लिखते हैं, और शायद यही वजह है कि वो डटे हुए हैं कि ठीक है, मुनाफे से आगे हमें अपने पैशन को जिंदा रखना है। और यही वो बात है जो हमारे पराग दोनों ने ही कही सर थी ऐसे ही कि घर से निकलना काम पर और काम से निकल कर घर आना, ये थे। सबसे जी। खतरनाक नहीं होता है, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सपनों का मिट जाना। जी। एक्चुअली हमारे दोनों ही सर लिखते हैं, हमारे वीनस सर भी लिखते हैं और पराग सर भी लिखते हैं। आप एनी बुक पब्लिकेशन से और कुछ कहना चाहेंगी मैम? एनी बुक पब्लिकेशन ने मुझे बहुत अच्छे दोस्त दिए हैं, क्योंकि वर्ल्ड बुक फेयर में जब मेरी किताब आई तो उस दौरान मैं और भी राइटर्स से मिली, और हमारा एक थॉट्स का एक्सचेंज होता रहता है, जिसमें जैसे मैंने आकाश का बताया, आकाश से मैं वहीं पर मिली, और आकाश इतना सुंदर लिखते हैं, और हम लोगों का एक कंपनी बन गया। जैसे मुझे अगर 2 लाइन समझ आती है और मैं वो आकाश को शेयर करती हूँ, तो आकाश अपने थॉट सेम कॉन्सेप्ट पर शेयर करते हैं, और हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ये सोचकर कि एक थॉट और अलग अलग व्यक्ति, मतलब जैसे हर कविता में नेचर का जिक्र होता है, मोहब्बत का जिक्र होता है, पत्तों का, फूल का, आकाश का, अंबर का, तो भी हर कविता अलग होती है एक दूसरे से। और इस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, और ये एनी बुक की वजह से ही संभव हुआ कि इस तरह के साथी मिले, जो 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 जिनकी रूह बहुत खूबसूरत है, और जो भी जी। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, और मुझे पता है कि एनी बुक, रेड बुक बहुत अच्छा कर रहा है, और बहुत सारी किताबें ऐसी आई हैं जिन जिन जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में, जिन पर फिल्में, सीरीज भी बन रही हैं। तो वो सुनकर भी जी। बहुत अच्छा लगता है कि कल को लगता था कि इतने कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके सामने कैसे खड़े होंगे, आज उनसे बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है कि मैं इस पब्लिकेशन का हिस्सा रही हूँ। जी। थैंक यू सो मच मैम फॉर थैंक यू, अप्रिशिएशन एंड ऑल द बेस्ट अगेन। काफी अच्छा लगा थैंक यू। आपसे बात करके। हम आपके आने वाली बुक से भी होप करते हैं कि वो ऐसे ही रॉक करेगी और बिल्कुल, वो बिल्कुल। हमारे एनी बुक बहुत पब्लिकेशन से ही जरूरत है, पब्लिश बहुत होगी। जरूरत है। एक जी किताब जी के आने से जरूर पहले मैम। उसकी इतनी निंदा हो चुकी है कि मुझे लगता है कि लोग जब पढ़ेंगे तो बहुत प्यार करेंगे।
जी जी जरूर मैम, होप है कि वो भी एनी बुक पब्लिकेशन से ही पब्लिश होगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस मैम। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच। यू जी। सो मच।